मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को लेकर। और आज है 15 जून का दिन और बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो ऐसे लगता है जैसे डीडी नेशनल की याद आ गई है। तो आप कुछ भी समझ के पढ़िए लेकिन मस्त होके पढ़िए। आप लोग को बस याद होना चाहिए, आप लोग को पसंद आ रहा है, यही मेरे लिए काफी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज को। कोरोना पर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7। तो G7 की मीटिंग अभी यूके के अंदर हुई है। बोरिस जॉनसन ने इसको लीड किया है। G7 कंट्रीज ने ये कहा है कि जो भी चीन के द्वारा ये कोविड को फैलाया गया है उसकी जांच की जाएगी और इसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के परिप्रेक्ष्य में एक प्रोजेक्ट जो है वो G7 कंट्रीज उतारेंगे। शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को प्रतीकात्मक विदाई देगा नाटो। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए और नाटो ने यह अनाउंस किया है कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे। 11 सितंबर 2021 तक सारी सेनाएं जो हैं वो वहां से विड्रॉ कर लेंगी। तो अंतिम सबसे लास्ट जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है मंडे को और ये केवल एक फॉर्मेलिटी थी। क्ले कोर्ट के फिर से सरताज बने जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने फिर से जीत लिया है फ्रेंच ओपन जो कि खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। अमेरिका की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित कर रहे हैं जो बाइडन को यह लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपना विश्वास खो दिया है विश्व के ऊपर, जो कि ट्रंप की सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा था। इनका यह विश्वास है कि जो भी नीतियां थी उस नीतियों से विश्व के कई देश जो हैं वो आहत हुए हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि वापस से विश्वसनीयता जो है उसको स्थापित की जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत पहली 3 पनडुब्बी होंगी 95 यानी कि 95% जो है वो इंडिजिनस होगी। समझिए इस चीज को। प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I दो प्रोजेक्ट हैं। जहां पर प्रोजेक्ट 75I लिखा हुआ आप लोगों को मिले, इसका मीन्स है कि वो इंडिजीनियस है, इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसमें जितनी भी पनडुब्बियों को निर्मित किया जाएगा वो भारत के अंदर ही होगा। लेकिन जहां पर प्रोजेक्ट 75 लिखा हुआ है ओनली, इसका मीन्स है कि अदर कंट्रीज, फ्रांस जैसी कंट्री जो है वो इसमें हेल्प कर रही हैं। लेकिन अब जो है जो न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जाएंगी उसमें 95% जो है वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट और उसके अंदर जितना भी सामान है वो केवल भारतीय ही होगा। यूएनडीपी की नजर में चढ़ा भारत का आकांक्षी जिला कार्यक्रम। 112 जिले जो हैं वो टारगेट किए गए हैं, आकांक्षी जिले, जिनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जितने भी दूसरे कई क्षेत्र हैं उनकी तुलना में ज्यादा विकास किया जाएगा दूसरे जिलों की तुलना में। और यूएनडीपी ने इस प्रोजेक्ट की सराहना की है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2018 के अंदर शुरू किया गया था। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इन एरियाज के ऊपर फोकस किया गया और यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ है 30% एजुकेशन के अंदर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10%, स्किल डेवलपमेंट में 5%, ये सारा जो है वो इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498 करोड़ रुपए मंजूर। यहां आप लोग देख सकते हैं नवाचार मतलब इनोवेशन, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी इंडिया की हेल्प कर सकते हैं वो आकर कीजिए। ये राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है और इसके लिए बजट जो अलोकेट किया है वो है 498 करोड़ रुपीस। ड्रोन से देश के आखिरी छोर तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। कोई भी दूर ना रहे वैक्सीन से, इसीलिए ड्रोन के माध्यम से देश के हर कोने तक, जहां तक इंसान ना पहुंच सके वहां तक ड्रोन जो है वो पहुंचेगा और वैक्सीन की सप्लाई करेगा। हमारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। यूपीएससी सीएससी के कोर्स, करंट अफेयर के, एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ में आरआरबी, आईबीपीएस, क्लरिकल के, मतलब बहुत सारा जो है वो कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है।
बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है। आप लोग एक बार जाइए, विजिट कीजिए, इससे कम दाम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो बेझिझक आप लोग मुझे मैसेज कीजिए कि सर आप करंट अफेयर के अंदर ये सुधार कीजिए, ये पोर्शन जो है वो काफी अच्छा है। जो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। और जो डेली के हम लोग 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं उनका एक क्विज जो है वो आज से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। आप सभी जो है उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की ये मैसेज मुझे आया था कि सर आप जो है वो क्विज को स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराऊंगा इन सभी के क्विज जो है वो अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए शुरू करें हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले 14 जून के एमसीक्यू को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो भी ब्लैक फंगस की मेडिसिन हैं उनको अब जीएसटी फ्री कर दिया गया है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। G7 समिट 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो नारा दिया गया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। मैंने कई जगह देखा है वहां पर ये लिखा हुआ है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा, वन अर्थ वन हेल्थ ही जो है वो स्लोगन दिया गया है। ज़ैना 6.0 ये जो है वो एक रोबोट है जो कि गुजरात के नगर निगम के द्वारा उतारा गया है और ये सफाई कर्मचारी की तरह काम करेगा। किस राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने वृक्षों को काटने पर जुर्माने का प्रावधान है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। यहां पर एक पद्धति जो है, एक मैकेनिज्म वो अपनाया गया है ताकि पेड़ों की उम्र को पता किया जा सके और उसके आधार पर फिर जुर्माना लगाया जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये जीत लिया गया है किसके द्वारा? बारबोरा के द्वारा ये जीत लिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो कि जर्नलिज्म के सेक्टर में दिया जाता है वो किसको दिया गया है? डार्नेला फ्रेजियर को दिया गया है। बेसिकली ये चारों को ही दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली इनका नाम आप लोग याद रखना। अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, जाहिद कुरैशी जो है वो पहले जज बने हैं। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 55th रैंक जो है वो भारत की रैंक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। इसका विषय जो था वो HIV एड्स के ऊपर था। चलिए, ये कल आपका स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टि बाधित कौन बने हैं? तो आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर भी किए थे। तो यहां पे आंसर है कौन? जैंग होंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज है 15 जून और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। चलिए, लक्षद्वीप से टूना फिश का एक्सपोर्ट जो है वो किस देश के अंदर किया जा रहा है ये आपको बताना है। अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछता और सबसे पहले मैं आप लोगों के आंसर ही लेता। देखिए, टूना फिश जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा लक्षद्वीप से। कहां पर? जापान के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ की जो कैपेसिटी है वो टोटल 5 टन की है लक्षद्वीप की। तो रोजाना जो है 5 टन टूना फिश जो है उनको क्या किया जाता है? उनका प्रोडक्शन किया जाता है। और वो कहां से किया जाता है? ये किया जाएगा अगरती ये जो है कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। वहां से इनका प्रोडक्शन होता है और अगरती एयरपोर्ट से ही फिर इनको कहां भेजा जाएगा? सबसे पहले बेंगलुरु, और बेंगलुरु से फिर जाएगा टोक्यो के अंदर। बेंगलुरु क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि बेंगलुरु के अंदर ही यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है शाशमा। तो शाशमा लिमिटेड जो है यहां पर कंपनी को भेजा जाएगा और फिर ये कंपनी कहां पर एक्सपोर्ट करेगी? टोक्यो के अंदर। वैसे कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी वो टोटल है कितनी? 1 लाख टन की है। बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। इतनी टूना फिश जो है वो यहां पे प्रोडक्शन की जा सकती है। अब देखिए कि लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है उसकी 60% पॉपुलेशन वो फिश के ऊपर, फिशरी के ऊपर वहां पर डिपेंड करती है। इसके साथ में ही आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर यहां से लक्षद्वीप से ही क्यों मंगा रहे हैं? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि कैसी है? जो कि है ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता, इसलिए लक्षद्वीप को इसमें क्या किया गया है? प्रीफर किया गया है। चलिए, यहां आप लोग न्यूज देख सकते हैं। लक्षद्वीप स्टार्ट्स ट्यूना एक्सपोर्ट टू
टोक्यो। और यहां पर देखिए 7 जून का है, लेकिन यहां पर 7 जून के आर्टिकल को हम लोग आज क्यों देख रहे हैं? आज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया गया है। और आपको ये तो पता ही है कि लक्षद्वीप अभी काफी न्यूज के अंदर चल रहा है, तो काफी बड़ी ये फिश होती है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि काफी सारे आइलैंड जो हैं वो लक्षद्वीप के अंदर हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टोटल आइलैंड जो हैं वो लक्षद्वीप के अंदर कितने हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं अगाती, ये जो आइलैंड है अगाती, यहां से क्या किया जाएगा, यहां से इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां से इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। जबकि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? वो है कवरत्ती। एक 11 डिग्री चैनल है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करता है? डिवाइड करता है। देखिए लक्षद्वीप जिस टेरिटरी के अंदर आता है वो है केरला के टेरिटरी में। तो जो भी हाईकोर्ट लगता है वो केरला हाईकोर्ट के डिसीजन यहां पे अप्लाई होते हैं। रिसेंटली आपको एक न्यूज भी पता होगी, कौन सी? ये वाली, ये आपको पता होगी प्रफुल्ल पटेल की। तो प्रफुल्ल पटेल से संबंधित जो भी प्रस्ताव पारित किया गया था वो केरल के हाई कोर्ट के अंदर ही किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसी अदर कंट्री के अंदर ट्यूना फिश को। कहां से? वो है अगाती एयरपोर्ट। तो आप लोग के लिए जो है वो एक क्वेश्चन भी यहां से प्रिपेयर होता है कि अगाती एयरपोर्ट जो है वो कहां स्थित है। अब जो है ये कंप्लीट ऑर्गेनिक टेरिटरी है। ठीक है, यदि स्टेट की बात करें तो आप लोग को बात करनी है सिक्किम के बारे में, और यदि बात करें यूनियन टेरिटरी तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसीलिए यहां से फिश जो है इसको मंगाया जा रहा है कहां पर? और टोक्यो के अंदर। और यूरोपियन यूनियन जो है इसने भी लक्षद्वीप की इस चीज को लेकर तारीफ की है कि ऑर्गेनिक जो टेरिटरी है इसके तहत कोई भी केमिकल यहां पर यूज नहीं किया जाता। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग प्रफुल्ल पटेल की। ये पहले गुजरात के अंदर थे, गुजरात के होम मिनिस्टर थे। फिर इनको दादर नागर हवेली यानी कि दमन दीव जो है वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया। उसके बाद में फिर इनका ट्रांसफर हुआ कहां पर? लक्षद्वीप के अंदर। इसलिए आपको यह भी पता होगा कि एक सेडिशन जो कानून है उसके तहत आयशा सुल्ताना को भी यहां पर एक मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा जो है वो इनके ऊपर दर्ज किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि भारत जो है वो एक बायो वेपन प्रिपेयर कर रहा है ड्यू कोविड। और लक्षद्वीप के अंदर जो आने का कारण था वो पूरा का पूरा कारण इन्होंने किस पे आरोपित लगाया? वो लगाया था प्रफुल्ल पटेल के ऊपर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो 1 नवंबर 1956 को ये फॉर्मेट के अंदर आया। राजधानी है इसकी कवरत्ती। प्रफुल्ल पटेल जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 64,000। तो 64,000 जनसंख्या में से 60,000 जो जनसंख्या है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिशरीज के ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, मलयालम लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। नासा के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर कौन सा ऑर्बिटल भेजने का निर्णय किया है? तो वो है एनविजन। देखिए नासा ने पहले 2 विजन जो थे, ठीक है, नासा ने कौन कौन से? एक तो है दा विंची प्लस और एक है वेरिटास। ये नासा ने अनाउंस किए थे। फिर उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने एनविजन जो है इसको अनाउंस किया है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों भेजा जा रहा है? देखिए इसका मकसद ये है कि जो वीनस है वो अर्थ के समान ही दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अर्थ के समान ही है, लेकिन फिर भी वहां पर लाइफ क्यों नहीं है इस चीज का पता लगाने के लिए एनविजन जो है वो 2030 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देखिए नासा के और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इन दोनों के प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए नासा का जो प्रोजेक्ट है दा विंची प्लस और वेरिटास जो है ये शुक्र ग्रह के यानी कि वीनस के एनवायरनमेंट के अंदर वो प्रवेश करेंगे। जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन जो है वो केवल एक ऑर्बिटर है। ये केवल ऑर्बिटर है जो कि चक्कर लगाएगा किसके चारों तरफ? शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। यदि हम लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो टोटल इसके सदस्य देश कितने हैं? 22 इसके सदस्य देश हैं जिसे 1975 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पार्ट ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मेंबर है, जबकि आप लोगों को नाम देकर ये लगता है कि केवल यूरोप के कंट्री जो हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है। चलिए नासा के मैं आप लोगों को और मिशन बताता हूं। जैसे नासा का है शनि के लिए, सैटर्न के लिए ड्रैगन फ्लाई है। उसके बाद में लूनार गेटवे जो है वो मून के लिए है, और आर्टेमिस ये भी मून के लिए है। जूनो मिशन जो है वो जुपिटर के लिए है। सनराइज और पार्कर जो है ये किसके लिए है? ये सन के लिए है। चलिए आप लोग इसको याद रखना। यहां हम लोग देख सकते हैं कि नासा के बाद में ईएसए जो है इन्होंने अनाउंस किया है अपना वीनस मिशन। यहां पे वीनस की हम लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये है सन। सन से सबसे पहले जो आता है वो है मरकरी, और फिर आता है वीनस, और यहां पर ये है अर्थ, और मून जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। यहां पे यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इनको तो, ये जो चार हैं इनको तो हम लोग कहते हैं इनर प्लेनेट, और ये जो है चार, ठीक है, ये कौन से हैं? आउटर प्लेनेट हैं। प्लूटो जो है इसको जो प्लेनेट की श्रेणी से, सीरीज से इनको बाहर, कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि एक ग्रह कहलाने के लिए आपको एक निश्चित पाथ जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो होती है, और प्लूटो ने इस चीज का क्या किया था? उल्लंघन किया था। ठीक है। तो ये तो है इनर प्लेनेट और ये है आउटर प्लेनेट। ठीक है। यदि यहां से पूछा जाए कि आपको क्रम बताना है सन से, तो बुध आता है एक दिन छोड़ के, फिर शुक्र आता है, फिर एक दिन छोड़ के पृथ्वी, फिर एक दिन छोड़ के मंगल, फिर एक दिन छोड़ के यहाँ पे बृहस्पति, फिर कौन सा आता है एक दिन छोड़ के? शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून। यदि वो आपको किसमें एरिया वाइज पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहां से शुरू कर देना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और सीधा जंप करना किस पर? पृथ्वी पर। ठीक है। तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और एट। ठीक है। ये दोनों जो है ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो वीनस जो है वो सबसे गर्म है, मरकरी के अपेक्षा वीनस जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि यहां पर CO2 के जो है वो क्लाउड्स, बादल जो है वो पाए जाते हैं, और CO2 पाए जाने के कारण ही ये सबसे गर्म होता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं नासा के दो मिशन हैं, दा विंची प्लस और वेरिटास, और एनविजन जो है वो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है अध्ययन करेगा, 2030 में इसको लॉन्च किया जाएगा कि शुक्र पे जो है वो जीवन संभव क्यों नहीं है, इस चीज का अध्ययन करेगा। ठीक है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं। चलिए ये जो आप लोग देख रहे थे अभी, द विंची प्लस और वेरिटास, ये एक प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं, वो है डिस्कवरी प्रोग्राम। और डिस्कवरी प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1992 के अंदर। इसका काम क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है डिस्कवरी प्रोग्राम का? कि जो सोलर सिस्टम है इसको मैक्सिमम जो है वो एक्सप्लोर करना है, और इसी का काम है। देखिए जो डिस्कवरी प्रोग्राम है इसके कई एक्टिव मिशंस हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इनसाइट है, लूनार रिकोनेंस ऑर्बिटर जो है वो यहां पर है। फ्यूचर के मिशन आप लोग देख सकते हैं, वो है ल्यूसी है, साइचे है, मैगन है, द विंची प्लस वेरिटास जो है वो है, और पास्ट में कई सारे मिशन जो हैं और भी यहां पर लॉन्च किए जा चुके हैं। तो द विंची प्लस को यहां पर क्यों लॉन्च किया जाएगा? कि वो जो है वो एटमॉस्फेयर का क्या कर सके? वो अध्ययन कर सके, और वहां से जो है वो एक इमेज भेजेगा, उस इमेज को कहा जाएगा टेरेसे, और वहां पर उस इमेज को देखकर हम लोग ये पता लगाएंगे कि जिस प्रकार अर्थ की प्लेट्स थी, टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वैसे ही क्या वीनस की थी। और वेरिटास का काम ये है, वैसे वेरिटास की फुल फॉर्म भी है, वेरिटास का काम ये है कि ये क्या करेगा कि अर्थ से वीनस जो है वो किन मामलों के अंदर डिफरेंट है, और यहां पर रॉक्स जो हैं उनका टाइप कौन कौन सा है। इसके साथ में ही वॉल्केनोज जो हैं वहां से इरप्शन जो होता है उससे कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो शुक्र का सबसे ज्यादा गर्म होने का एक कारण यह भी है कि वहां पर वॉल्केनोज जो हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो समझना आप लोग इसको, इनका संबंध जो है वो किससे है? यामीना पार्टी से है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। ठीक है। चलिए लिकुड जो पार्टी है उन्होंने और यामीना पार्टी ने मिलकर जो है वो 61 सीट्स पर यहां पे क्या की है, सॉरी, लिकुड पार्टी जो है वो तो है बेंजामिन नेतन्याहू की, जबकि यामीना और यश आतिश जो है इन दोनों ने मिलकर 61 सीट्स के ऊपर वहां पर बहुमत को साबित किया है और अपनी सरकार को बनाई है। देखिए यहां पर आप लोग न्यूज देख सकते हैं कि हु इज नेफ्ताली बेनेट, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। चलिए यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या
पीएम जो बने थे इजराइल के, उनका नाम क्या था? देखिए, इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था डेविड बेन गुरियन। नाम याद रखना, डेविड बेन गुरियन जो है वो इनका नाम है। और यहां पर ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं ये कौन है? ये है गोल्डा मायरा। तो गोल्डा मायरा पेशे से एक टीचर थी जो कि 1969 के अंदर इजराइल की पीएम बनी थी। और म्यूनिक के अंदर जो ओलंपिक हुए थे वहां पर जो एथलीट को मारा गया था, इजराइल के एथलीट को, तो यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इसने सबको ढूंढ ढूंढ कर क्या कर दिया था? वहां पर मार दिया था। तो नफ्ताली बेनेट जो है वो 49 ईयर ओल्ड हैं। इनको कहा जाता है कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। मतलब राष्ट्रवाद तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही राष्ट्रवाद है। और अपनी जो बाउंड्रीज है इनको इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि वेस्ट बैंक को और फिलिस्तीन को ये यहां से क्या कर देंगे? बिल्कुल, यानी कि वेस्ट बैंक को और गाजा जो है इसको यहां से बिल्कुल साफ कर देंगे। अगर ये साफ कर देंगे तो फिलिस्तीन जो है वो पूरा ही यहां से साफ हो जाएगा। तो आप लोग यहां पे पार्टी का नाम देख सकते हैं, वो है यामिना पार्टी। तो ये पहले से क्या थे? एंटरप्रेन्योर ये थे। चलिए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हैं वो रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के अंदर। और ये कई सारे ओहदे जो थे वो भी इनके पास थे। यामिना पार्टी से हैं ये। और इसके साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कई ऑपरेशन जो है इनके अंदर भी पार्टिसिपेशन लिया है। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राइट विंग जो है इसको सपोर्ट करती है। तो ये मान के चलिएगा कि नफ्ताली बेनेट यदि प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं ये, तो और ये भारत के पक्ष में बहुत ही बेहतरीन कदम उठाएंगे। पाकिस्तान का ये बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं। तो यहाँ की लेजिस्लेचर जो है वो है नेसेट। और इसका जो कार्यकाल है वो कितना साल का होता है? 4 साल का इसका कार्यकाल होता है। और इसमें टोटल 120 सीट होती है। देखिए यहां पर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता, यहां पर पार्टी को वोट दिया जाता है। और यहां पर बैलेट पेपर जो है इसके ऊपर ही वोट दिया जाता है। अब देखिए, किसी पार्टी को यदि 3.25% वोट मिला है तो ही उस पार्टी को क्या दी जाती है? वहां पर सीट दी जाती है। तो यहां पर 120 सीट्स हैं, जीतने के लिए 61 सीट चाहिए। इसलिए यहां पर जो है वो टोटल 60 सीट्स के साथ ही इन्होंने क्या कर लिया है? सरकार को बना लिया है। यदि एक आधी सीट इधर उधर होती है तो भी फिर जो है यहां से इनकी पार्टी चली जाएगी। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन आप लोग देखिए, देश का पहला बिना बिजली के कार्य करने वाला जीवन वायु यंत्र किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किसके द्वारा है? वो है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन ये जो है विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा कि नाम ही आप लोग देख रहे हैं, नाम जो है जीवन वायु यंत्र। इसमें क्या होगा कि आप लोग देखिए कि कुछ लोग जो है उनको नींद के अंदर सांस लेने में बहुत परेशानी आती है। ठीक है, नींद जब आती है, गहरी नींद, तो सांस लेने में उनको परेशानी होती है। तो ये यंत्र क्या करेगा? ये जो इक्विपमेंट है ये उनको रेस्पिरेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ में ही कोविड जो मरीज होते हैं इनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके अंदर भी ये काम करेगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, अब उनके जो लंग्स हैं वो तो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए ये क्या करेगा? उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है वो भी प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए इसका वर्किंग समझिए। ये जो है इसका वर्किंग समझिए। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई जहां से की जाती है उसके बीच में इसको माउंट कर दिया जाएगा। माउंट करने के बाद जो बाहर से एयर आती है, अब बाहर से एयर आ रही है, उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरस जो है वो हो सकते हैं। इसलिए ये इक्विपमेंट क्या करता है? जीवन वायु ये उसको इतना फिल्टर कर देता है कि बाहर से कोई भी वायरस जो है वो नहीं आ सकता है। और इसको जो निर्मित किया गया है वो किया गया है 3D प्रिंटिंग से। 3D प्रिंटिंग जो है उससे इसको निर्मित किया गया है। अब ये 3D प्रिंटिंग क्या होती है? मान लीजिए एक प्रिंटर हमारे पास में है और प्रिंटर में लेयर बाय लेयर, एक के बाद एक लेयर जो है वो इसकी जब बनाई जाती है तो उसे ही, उस प्रिंटर को ही हम लोग कहते हैं कि 3D प्रिंटर से इसको बनाया गया है। चलिए, व्यापारियों के द्वारा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया गया है? तो जितने भी ऑक्सीजन प्लांट जो हैं इनको फंड प्रोवाइड कराने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया जो है वो शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जो छोटे O2 के प्लांट्स हैं उनको स्थापित किया जाएगा। इसके साथ में ही जितने भी व्यापारी हैं उनको ऑक्सीजन, जितने भी प्लांट हैं उनको स्थापित करने के लिए यहाँ से सहायता दी जाएगी। और ये सारा प्रोग्राम जो है वो इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने
इसको सुझाया था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया टू इंक्रीज सप्लाई फॉर ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड वेव जो है इससे भारत अभी गुजरा है और आप लोग को पता है ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चली थी, इसीलिए अब जो है वो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया जो है ये चलाया जाएगा ताकि आगे जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। और इसको जो एडवाइस किया गया था वो साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन जो है इनके द्वारा एडवाइस किया गया था। भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा उड़ीसा में ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन ओलिविया जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जितने भी कोस्ट गार्ड जो हैं वो इनकी रक्षा आज नहीं बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। देखिए ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो उड़ीसा के गहीर मठ बीच पर पाए जाते हैं। गहीर मठ बीच पे काफी छोटे, विश्व के सबसे छोटे कछुए होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन वेज यानी कि मांसाहारी जो है ये होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो वहां पर अपना घोंसला या फिर अंडे देने के लिए बिल्कुल किनारे पे आते हैं। तो आप लोग द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं, ऑपरेशन ओलिविया टू रेस्क्यू ऑफ ऑलिव रिडली। ठीक है, तो काफी छोटे ये कछुए होते हैं जो कि किनारों पर आते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। तो ये हर साल आते हैं और ये जो ऑपरेशन है कोस्ट गार्ड वो 1980 से इसको रन कर रहे हैं और ये नवंबर और दिसंबर के अंदर इस ऑपरेशन को जो है वो रन किया जाता है। इनका IUCN स्टेटस हम लोग देख सकते हैं। IUCN जो है वो वर्नेबल लिस्ट के अंदर ये शामिल है। ठीक है, रेड लिस्ट के अंदर भी एक ही लिस्ट है, इसके अंदर शामिल है IUCN के द्वारा। और शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 किसकी? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर ये शामिल है। अपेंडिक्स फर्स्ट जो है इसके अंदर भी शामिल है जो कि साइट्स की है। साइट्स का काम क्या है कि जितनी भी स्पीसीज हैं यदि इसका कोई भी ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड, तो उसको रोकने का काम है किसका? साइट्स का। चलिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के 200 कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के कारण हड़ताल कर दी है? तो वो कौन सा है? वो है पक्के टाइगर रिजर्व और ये कहां पर है? वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है ये भी कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है। ये जो है रायमोना असम का छठा और दिहांग जो है दिहांग पटकाई ये कौन सा है? ये 7वां नेशनल पार्क है, कहाँ का? असम का। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो हड़ताल क्यों की है? क्योंकि इनकी जो सैलरी थी वो काफी दिनों से पेंडिंग थी। दिसंबर 2020 से इनकी सैलरी जो थी वो पेंडिंग थी। लेकिन यहाँ पर एक जो है हमारे लिए एक गवर्नमेंट का लूप होल या हम लोग कहें कि कहीं ना कहीं जो है वो मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नजर आता है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो बिल्कुल टच करता है असम बॉर्डर के, और असम का जो नामेरी टाइगर रिजर्व है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे इसके शायद हो सकता है नामेरी को मैंने अरुणाचल प्रदेश बता दिया हो, ये किसका है? ये असम का है। ठीक है, तो यहाँ पर नामेरी जो टाइगर रिजर्व है इसको ये बिल्कुल टच करता है। ठीक है, तो काजीरंगा जो है वो भी इसके नजदीक है, औरांग जो है ये भी इसके नजदीक है, मानस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो है 2967। सबसे ज्यादा जो कहाँ पे पाए जाते हैं? टाइगर स्टेट मतलब MP के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में कर्नाटक में है 524, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट्स, इसको कहा जाता है। चलिए यहां पे आप लोग देखिए कि ये जो है पूरा कौन सा पक्के टाइगर रिजर्व, ये 862 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और ये पिछले 6 महीनों से यहाँ के कर्मचारी जो है वो डिमांड कर रहे थे, किसकी? सैलरी की वो डिमांड कर रहे थे। लगभग 202 कर्मचारी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर और इस फंड को प्रोवाइड कराएं, जो कि पहले सैंक्शन हो चुका था। अप्रोक्स 6 करोड़ का जो था वो 2020-21 के अंदर ये अलोकेट हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोवाइड नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने पूरे नेशनल पार्क जो हैं मतलब जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दी है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर 1973 के अंदर कितने सारे, जैसे बांदीपुर है तो कर्नाटक है, आप लोग इनको जरूर याद करना। कॉर्बेट जो है उत्तराखंड के अंदर है, कान्हा है मध्य प्रदेश में, मानस असम के अंदर, मालघाट जो है वो मध्य प्रदेश में, पलामू जो है वो झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान के अंदर, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा के अंदर है, इसके बाद में सुंदरवन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो आप लोग इन सबको जो है वो एक बार जरूर देखना। यहाँ पर अब जो टोटल
टोटल हो चुके हैं टाइगर रिजर्व, वो हो चुके हैं 51। यहाँ पे देखिए 51 जो था वो कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया था और इसका नाम है श्री विल्लुपुतूर जो है, मेघामलाई पहाड़ियां जो है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो 51वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक के लिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बनी है कौन, अरुणा तंवर जो है वो बनी है। ताइक्वांडो ये जो है वो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, ठीक है, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है ताइक्वांडो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूज है कि व्हाट आर इंडियन चांस इन ताइक्वांडो ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक्स। पहले चांस की बात की जा रही थी और अब जो है वो अरुणा तंवर सेड टू बी इंडियन फर्स्ट एवर ताइक्वांडो एंट्री एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो वो प्रबंधन पोर्टल जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मतलब रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इनकी द्वारा क्या किया गया है, इसको अनाउंस किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि जितने भी बच्चे जो हैं वहां से जिन्होंने एडमिशन को वापस ले लिया है तो उनको वापस से री एनरोल जो है स्कूल्स के अंदर किया जाएगा और इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर जो हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना प्रबंधन जो पोर्टल है वो किसका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया इन आवर गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे स्कूल से दूर हैं उनको क्या किया जाएगा, वापस से उनको री एनरोल जो है वो किया जाएगा। यहां पर आप लोग एज देख सकते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको किया जाएगा। यहां पर आप लोग एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 21A, ये जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर काउंट आता है और 6 से लेकर 14 वर्ष जो है उन बच्चों को क्या दी जाती है, यहां पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों की ट्रेनिंग उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने तक ले जा सकते हैं। 6 से 14 साल के जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं उनको इस पोर्टल पर क्या की जाएगी, उनकी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, इसमें हराया किसको है, इसमें हराया है इन्होंने स्टेफानोस सिपास जो हैं, ठीक है, इनको इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 और ये जो है वो क्ले पोर्ट के ऊपर खेला जाता है। इससे पहले कल भी हमने एक न्यूज़ कवर की थी कि फ्रेंच ओपन के अंदर जो वुमेन्स हैं उसके अंदर बारबोरा ने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो फ्रेंच का जो ग्रैंड स्लैम है वो जीता है बारबोरा ने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन जो है इसी क्रम में, ठीक है, ये आयोजित करवाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोवाक जोकोविच ने पिछले साल जो है नोवाक जोकोविच तीनों बार जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो थे वो जीते थे और यहाँ पर बारबोरा ने लास्ट ईयर भी फ्रेंच ओपन को जीता था। चलिए नोवाक जोकोविच जो हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसे ये कहाँ से हैं, ये सर्बिया से हैं और इनका ये 19वां क्या है, ग्रैंड स्लैम है। चलिए आज का स्टडी ग्लोज आप लोगों के सामने है कि हाल ही में एक मेंढक की नई प्रजाति जो है स्पीसीज वो डिस्कवर की गई है, लिटोरिया मीरा, और ये कहां पर खोजी गई है, इसका आंसर जो है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं आप लोग, और आपको लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम लोग मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।